प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डाटा निजता के सिद्धांतों पर आधारित हों। साथ ही भारतीय एआई मॉडल विशिष्ट होने चाहिए और उन्हें स्थानीय व स्वदेशी कंटेंट एवं क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा को भ्रष्ट जनता पार्टी बताते हुए उस पर तीखा हमला किया। इंदौर में जहरीले पानी से मौतें और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसे कई मुद्दों पर भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ में 9वें पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान दिल्ली दंगा पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने और महिलाओं के कल्याण हेतु लाडो लक्ष्मी योजना चलाने के लिए मिला। हरियाणा 25 फसलों पर एमएसपी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य भी बना। भारत ने CSIR NPL में दुनिया की दूसरी नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी नेसल स्थापित की है। यह लैब देश में वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग उपकरणों के परीक्षण और अंशांकन विकसित करेगी। प्रक्रिया विदेशी पर्यावरणीय स्थितियों पर आधारित होती है जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के इतिहास पर यह लेख महमूद गजनवी के पहले आक्रमण और मंदिर के बार बार ध्वस्त होने व पुनर्निर्माण की कहानी बताता है। इसमें गजनवी द्वारा लूटे गए सोने, मंदिर की भव्यता और आज़ादी के बाद सरदार पटेल के प्रयासों से हुए जीर्णोद्धार का उल्लेख है। प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। अजित पवार का कहना है कि चाचा शरद पवार से सभी मनमुटाव खत्म हो गए हैं और दोनों एनसीपी गुट अब एक साथ हैं। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते हैं और परिवार में तनाव समाप्त हो गया है। पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव के लिए दोनों गुटों ने मिलकर लड़ने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर उनकी वास्तविकता से परे दलीलों के लिए फटकार लगाई। टैगोर ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान हेतु सुझाव दिए थे, जिसमें आक्रामक कुत्तों की पहचान के लिए समिति बनाने की बात थी। कोर्ट ने IAMS के उदाहरण पर सवाल उठाते हुए उन्हें जमीनी हकीकत समझने को कहा। राजस्थान ACB ने मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों को भोजन वितरण के नाम पर फर्जी बिलों से भुगतान किया गया। इस मामले में कॉन्फेड और निजी फर्मों से जुड़े 21 आरोपी नामजद किए गए हैं, जिनमें पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के बेटे भी शामिल हैं। दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे सर्दी और बढ़ गई है। उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही शीतलहर ने ठंड का प्रकोप तेज कर दिया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत के राज्यों में हाड़तोड़ सर्दी का दौर जारी है। बुधवार को तापमान में और गिरावट आई। जम्मू कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध डल झील और अन्य जल स्रोतों के किनारे बर्फ जम गई है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी बर्फीली ठंड का प्रभाव बना हुआ है। यहाँ 12 जिलों में से 7 में तापमान 0 से नीचे चला गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार वाहन से वाहन विदोवी संचार वायरलेस तकनीक लाने पर काम कर रही है। मदद से वाहन में एक दूसरे से सीधे संवाद हो सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण और पौधारोपण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा, निर्बाध आवागमन और विकसित किए जा रहे पार्क में लोगों की सुरक्षा व सुविधा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्क क्षेत्र को हरा भरा बनाएगा और भविष्य में आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कार्य को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अधिवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि SIR की सुनवाई के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमा किए गए डोमिसाइल प्रमाण पत्र को फिलहाल वैध नहीं माना जाएगा। लखनऊ में अशोक लेलैंड के नए इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन हुआ, जो उत्तर प्रदेश को हरित औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करेगा। चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने योगी सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश अनुकूल माहौल की सराहना की। यह संयंत्र आधुनिक तकनीक से लैस है और बड़ी संख्या में रोजगार सृजती को धार करेगा, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। गाजियाबाद की आवासीय सोसाइटियों में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी निर्धारित क्षमता से कम काम कर रहे हैं। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का आरोप है कि बिल्डरों ने नियमों का उल्लंघन कर कम क्षमता वाले STP लगाए हैं, जिससे सीवेज का उचित उपचार नहीं हो रहा।
गौर कैस्केड्स और आदित्य वर्ल्ड सिटी जैसी सोसाइटियों में क्षमता से काफ़ी कम एसटीपी होने की शिकायतें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दर्ज की गई हैं। जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके पति के भाषण का उद्देश्य किसी भी तरह से प्रदेश की सुरक्षा को खतरे में डालने या फैलाने का नहीं, बल्कि उसे समाप्त करना था, लेकिन उन्हें अपराधी के रूप में चित्रित करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने गुरुवार को कहा कि वाराणसी में गंगा नदी के किनारे 2023 में टेंट सिटी का निर्माण पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया था। एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि टेंट सिटी आवश्यक मंजूरी के बिना स्थापित की गई थी और यह नदी को प्रदूषित कर रही है तथा वनस्पतियों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। 18 से 24 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में 4 केंद्रीय मंत्री, 6 मुख्यमंत्री और 100 से अधिक सीईओ भी शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी उपस्थित रहने की उम्मीद है। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन संवाद की भावना विषय पर केंद्रित होगा, जिसमें 130 देशों के लगभग 300 नेता भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में डॉ यशोधर मठपाल को 19वें डॉ विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने डॉ वाकणकर के पुरातत्व में योगदान, विशेषकर भीमबेटका शैल चित्रों और सरस्वती नदी शोध को सराहा। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में 14 जनवरी से श्री महाकाल महोत्सव की घोषणा की और एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जहां उन्होंने स्वयं शिवलिंग बनाया। समग्र शिक्षा अभियान के नए चरण की तैयारी है, जिसका लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत के लिए स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं। नई व्यवस्था में स्कूलों का संचालन समाज करेगा, जबकि सरकार वेतन और ढांचागत सहायता देगी। यह पहल नई शिक्षा नीति के 5 साल पूरे होने और मौजूदा अभियान के 2026 में समाप्त होने के संदर्भ में की जा रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर तीखे सवाल उठाए हैं, खासकर चीनी कंपनियों पर से प्रतिबंध हटाने की कथित तैयारी को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे यू टर्न और गलवान बलिदान का अपमान बताया, जबकि जयराम रमेश ने इसे चीनी आक्रामकता के सामने सोची समझी हार करार दिया। कांग्रेस ने सरकार से बजट सत्र में इस नीति पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें अमेरिकी टैरिफ विवाद और रूस से तेल आयात पर अमेरिकी टिप्पणी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान कुत्ता प्रेमियों की दलीलों पर कड़ी टिप्पणियां की। कोर्ट ने अस्पताल में कुत्तों की मौजूदगी पर सवाल उठाया और गोल्डी नामक कुत्ते का जिक्र होने पर आपत्ति जताई। कहा कि अस्पताल में कीड़े वाले कुत्ते का होना भयावह हो सकता है। महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों को भी खारिज करते हुए कोर्ट ने व्यक्तिगत मामलों पर विचार करने से इनकार किया।